साथ अत्याचार हुआ। फूलन देवी ने डकैतों का माध्यम बना करके, और हमारे डिस्ट्रिक्ट जालौन की ही बात है, उसने डकैतों में जाकर के कि भाई ऐसे जीने से बढ़िया है मैं डकैत बन जाऊं, वो डकैतों के साथ हो गई, मल्ला के गिरोह में हो गई, और उसने ठाकुरों से उसके सहारे से बदला लिया। वो कोई डकैत थोड़ी थी पिस्तानी। लेकिन फूलन देवी जब संसद में पहुंच गई तो उसको जिंदा नहीं रहने दिया ठाकुरों ने, उन्होंने संसद में आकर के भी उसको गोली मार दी। मतलब इस तरह की सोच है इनकी, इस तरह की सोच है। चलो भाई, उस लड़की के साथ, फूलन देवी के साथ अन्याय हुआ था, उसने उसका बदला लिया, लेकिन बदले के बाद उसको जान भी देनी पड़ी। उसके बाद जान देनी पड़ी, उसको संसद में आने के बाद भी जान देनी पड़ी, क्योंकि ठाकुरों के स्वाभिमान को उसने कुचला था। और ठाकुरों के मन में वहाँ 84 में चल रहा था कि भाई जब तक फूलन देवी नहीं मरेगी, जब तक हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ऐसी चर्चाएं थीं। आप देखो, आरक्षण के विरुद्ध में चर्चाएं चलती रहती हैं, लोकाचार में प्रोटेस्ट होते हैं, चर्चाएं चलती रहती हैं। हमेशा लोकाचार में कोई भी ऐसा जनरल आदमी नहीं है जो आपके आरक्षण की समर्थन करता हो। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है। कहते तो हैं एकता, अखंडता और वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन दिखता नहीं है, कहीं पे भी दिखता नहीं है। दुनिया की मीडिया आप बुला लो, दिखता कहीं भी नहीं है कि कहाँ वसुधैव कुटुंबकम है। एक आखिरी सवाल और हाँ, इतना ज्वलंत सवाल है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे बहन जी ने सर्वजन का नारा दे दिया, ये अम्बेडकरवादी थे, ठीक है, इन्होंने कहा कि भाई बहुजन से बात नहीं बनेगी, चलो सर्वजन ले लेते हैं। लेकिन सर्वजन हमारे साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता चली जाती है वो साइड हो जाते हैं या न्यूट्रल हो जाते हैं। जैसे ही सत्ता रहती है, जब तक, जैसे साहब कांसी राम जी कहते थे कि भाई जानवर जब मरता है गांव में तभी गिद्ध आते हैं, और जब जैसे जानवर खाया पिया जानवर और आकाश में उड़ गए। तो बहुजन समाज पार्टी के जो आंदोलन है, जब नीचे से मजबूत होता है, सरकार आने की संभावना होती है, तो गिद्ध के रूप में वो आ जाते हैं। लेकिन जो काम उनको करना चाहिए, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति, भारत को एक बनाने के लिए, भारत को मजबूत बनाने के लिए, वो जब भी बन सकता है जब सामाजिक परिवर्तन तभी संभव है जब उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। गरीब का कोई धर्म नहीं होता है। मेरी मानवर साहब से यहीं 12 नंबर में बैठ के बात हुई। साहब बोले भाई ऐसा आंदोलन करूंगा मैं, ऐसा। मैंने ठीक है साहब, आप सही कह रहे हो। धर्म परिवर्तन से कभी भी, जो लोग धार्मिक परिवर्तन की बात करते हैं कि धार्मिक परिवर्तन से परिवर्तन आ जाएगा, ये मैं नहीं मानता हूँ। क्योंकि जब हम सिख बने तो ये प्यारे बन गए, जब हम बौद्ध बने तो ये मठाधीश बन गए, जब हम हिंदू थे तो ये पंडित बने, और जब हम क्रिश्चियन बने तो ये पादरी बन गए। चेला बन के आते हैं, गुरु बन जाते हैं, हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। दलित, SC ST, इससे विचार करने की जरूरत। धर्म से परिवर्तन नहीं होगा। आप सोचो धर्म बदलने से परिवर्तन हो जाएगा? आपको इनसे लड़ना होगा, इनसे टकराना होगा, इनसे वैचारिक क्रांति कबीर साहब की तरह करनी होगी, तभी आप इनसे। कांसीराम साहब का मूवमेंट बढ़ रहा था। क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि वो कहते थे जो मैं बोलता हूँ वो जाके पब्लिक में बोलो, पब्लिक सुनेगी, समझेगी तो हमारे साथ लगेगी। और हुजूम बढ़ता चला गया, हुजूम बढ़ता चला गया। तो जो बड़े बड़े नेताओं में जैसे देवीलाल हैं और कई साहब बैठते थे, BP सिंह है, तो वो कहते थे भाई साहब कांसीराम जी तेरे पास भीड़ तो बहुत है पर क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी नहीं है, मतलब लीडरशिप नहीं है। अरे लीडरशिप, कांसीराम जी कहते थे लीडरशिप इसी में से निकलेगी, और उसी में से बहन मायावती निकली, उसी में से बहुत सारे लीडर निकले। निकलेंगे क्यों नहीं? अगर काम होगा तो निकलेंगे। लीडरशिप उसी में निकालोगे तो लीडरशिप मजबूत होगी। बाहर से हायर करोगे लीडरशिप, वो मजबूत लीडरशिप नहीं होती है, उससे आप कमजोर होंगे। और यही हाथरस की व्यवस्था है। हाथरस में न्याय होने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ पुलिस, समाज सारा एक तरफा है, और सरकार भी बचाव के मूड में है। आपने उन्नाव में भी देखा, जब वो विधायक को बचा सकते हैं, चिमनियानंद को बचा सकते
सकते हैं। तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ, ठाकुर का बच्चा कहीं भी फंस रहा हो, जनरल कास्ट का बच्चा कहीं भी फंस रहा हो, यहाँ तक कि ओबीसी को इस मामले में ओबीसी भी उनके साथ लग जाता है। जब SC ST एक्ट का मामला आता है, अर्जन के साथ ओबीसी पहले सपोर्ट में खड़ा हो जाते हैं। यार हमारे ऊपर भी तो लगता है। यही कारण है, यही डिवाइडेशन के कारण हम कमजोर हैं। हमारे लोगों को जो काम कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि भाई हम इनको समझाएं। जब तक हम ओबीसी को नहीं समझा पाएंगे, या हमारे साथ जो अपेक्षित जातियां शेड्यूल कास्टों में भी, हमारे जिले में 1.5 लाख वोट वाल्मीकियों का है। पहले बसोर कहते थे, लेकिन आज सुधार के नाम उनको अब वाल्मीकि कहते हैं। लेकिन वो सारा का सारा बीजेपी में गया। अगर वो 1.5 लाख वोट बीएसपी को मिलता तो बीएसपी सांसद बनती, वहाँ से बीएसपी का सांसद बनता। लेकिन हमने जब उनसे बात की तो वो कह रहे साहब अहिरवार साहब आपके लिए तो तैयार हैं, लेकिन इस आदमी के लिए तैयार नहीं है जो खड़ा है कैंडिडेट, ये इसके लिए तैयार नहीं है क्योंकि इसके पापा कांग्रेस में MLA था और इसने हमारे साथ भेदभाव किया था, इसलिए हम इसको वोट नहीं देंगे। तो ये सारी समस्याएं आती हैं। चलिए, जब हमारे ही लोग इकट्ठे नहीं होते, संगठित नहीं होते हैं, जो SC ST जो जिनका शोषण हुआ है जाति के कारण, धर्म के कारण, कितना पर्दे लगे हुए हैं हमारे साथ। पर्दे देखो कि जब हिंदू धर्म की बात आती है तो हमें सबको मिला लेते हैं लड़ने के लिए। राम मंदिर की बनाने की बात आती है तो शेड्यूल कास्ट भी चलो, और जब अधिकारों की बात आती है तो शेड्यूल कास्ट पीछे हटो, तुम दलित हो, पिछड़े हो, अनुसूचित जाति को। यही वहाँ हाथरस में हो रहा है, यही हाथरस में हो रहा है। अब PFI पे संबंध था, PFI पे मैं बोलना चाहता हूँ। PFI कौन सा संगठन है? मुस्लिमों का संगठन है। चलो भाई, PFI था तो पुलिस कहाँ सो रही थी? पुलिस को चाहिए पहले ही डिटेक्ट करती। LIU कहाँ थी? आपकी CBI कहाँ थी? आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो कहाँ था? आप सरकार किसके दम पे चला रहे हैं? आपको पहले से सूचना होना चाहिए और उसका ऐलान करना चाहिए। पहले ही आपको घोषणा करनी चाहिए कि भाई इस तरह से हाथरस में आतंकवादियों की सूचना मिली है कि वो हमला कर सकते हैं बीच में, तो कोई वो संगठन वहाँ ना जाए आंदोलन करने। तो नहीं जाते संगठन। अब तुम सपा को भी आतंकवादी बता रहे हो, बसपा को भी आतंकवादी बता रहे हो, भीम आर्मी को भी आतंकवादी। अरे तो भाई तुम ही सही हो। तुम कब से सही हो गए? तुम्हारे बाप दादों के हमने भैंस चराई, गाय चराई, कपड़े धोए, हल चलाया, सब कुछ चलाया, उसके बाद हम गरीब कैसे रह गए? उसका जवाब दो तुम। और तुम कब से ईमानदार हो गए? जो सवर्ण जाति अपने आप को ईमानदार कहती है, वो कब से ईमानदार हो गई? आप रिसर्च करा लो, सर्वे करा लो। आपके बाप दादों ने हमसे काम कराया लेकिन पैसा नहीं दिया। यही तो कारण है हमारा गरीबी का। और हम मांस खाते थे, मरा हुआ मांस खाते थे, हम जिंदा मांस नहीं खाते थे, बद करके नहीं खाते थे। आपके लोग बद के करके खाते थे, लेकिन हम वेस्टेज माल को खाते थे। हमारे ऊपर कोई पाप नहीं चढ़ा हुआ है, पाप चढ़ा हुआ है तुम्हारे ऊपर। इसलिए उस पाप को उतारो। गंदे काम करना अच्छी बात नहीं है, इसको सुधार करना नहीं है। सर्वजन जाति में उनको अपने अंदर सुधार करना चाहिए कि भारत का अगर कोई नागरिक गरीब है तो भारत का अमीर भी गरीब है। मुकेश अंबानी भी गरीबी में महसूस करेगा। जब 60% जनता आपकी गरीबी में जी रही है, भुखमरी में जी रही है, भागी भागी फिर रही है, काम धाम नहीं है, तो आपकी अमीरी किस काम की है? किस काम की आजादी है? गांधी जी कहते थे अंग्रेज चले जाएंगे, अंग्रेज चले जाएंगे, हम आजाद हो जाएंगे, हमारी पुलिस होगी, हमारा शासन होगा, हमारा प्रशासन होगा। गांधी जी की लोगों ने बात मानी, अंग्रेजों को भगा दिया। लेकिन आज पुलिस हमारी है, शासन हमारा है, प्रशासन हमारा है। हम भारत के भक्त भी बहुत तगड़े हैं, लेकिन फिर भी अन्याय हो रहा है। इसका जवाब मोदी जी दे दे, एक बार दे दे, पूरी जनता को समझा के कि भाई हमारे शासन में अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर मोदी जी ऐलान कर दे तो मैं कह रहा हूं सत्ता के बगैर पत्ता नहीं हिलता, संविधान के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन इनकी मंशा नहीं है, ना योगी की मंशा है, ना मोदी की मंशा है। ये काम हमें अपने आप खुद करना पड़ेगा। जय भीम, जय भारत, जय कांसी।